डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे 3 वीडियो अपलोड हो जा चुके हैं। फिर कुछ स्टूडेंट्स के सुझाव हमें प्राप्त हुए कि सर जेनेटिक्स पर वीडियो बना दीजिए। चूँकि जेनेटिक्स बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। इस यूनिट से अकेले इसी यूनिट से 18 मार्क्स के क्वेश्चंस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम देखते हैं जेनेटिक्स। तो व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स क्या है? आनुवंशिकी क्या है? जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन 1905 में डब्ल्यू बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। Genetics is the branch of biology that deals heredity एंड वेरिएशन। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वो शाखा है जो वंशागति और विविधताओं से संबंधित होती है। अर्थात जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम वंशागति और विविधताओं संबंधित अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी कहलाती है या जेनेटिक्स कहलाती है। और जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील फैक्ट एंड लॉ ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेड वेरिएशंस। अर्थात आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वो शाखा है जो वंशागति और विरासत में मिली हुई विविधताओं के तथ्यों और कानूनों से संबंधित होती है, आनुवंशिकी कहलाती है। जेनेटिक्स में 2 टर्म हैं, एक हेरिडिटी और दूसरा वेरिएशंस। ये दोनों ऐसे टर्म्स हैं जो साइड बाय साइड एक साथ चलते हैं और जैव विकास का आधार भी बनाते हैं। जहाँ पर हेरिडिटी होगी वहीं वेरिएशंस होंगी, अर्थात विविधताएं होंगी। जहाँ पर विविधताएं होंगी वहीं पर हेरिडिटी होगी, अर्थात हेरिडिटी एंड वेरिएशंस गो साइड बाय साइड आर द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। आनुवंशिकी और विविधताएं दोनों एक साथ साथ चलती हैं तथा जैव विकास का आधार होती है। तो स्टूडेंट सब हमें देखना है कि हेरिडिटी ये शब्द क्या है। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द फॉलोइंग जनरेशंस। अर्थात पेरेंट्स से आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी जाने की प्रक्रिया को
हेरिडिटी अर्थात आनुवंशिकता कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाथी का बच्चा हाथी ही होता है। आम के पौधे से आम का ही पौधा तैयार होता है, नीम के पौधे से नीम का ही पौधा तैयार होता है, और मनुष्य की संतान मनुष्य ही होती है। इसका कारण क्या है? मनुष्य की संतान कुछ और नहीं होती है। इसका क्या कारण है? इसका सीधा सा कारण हेरिडिटी है, अर्थात आनुवांशिकता है। आनुवांशिकता ही है इसका कारण, क्योंकि जो माता पिता के जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं वो आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संतानों में ट्रांसफ़र होते रहते हैं, यही एक कारण है। लेकिन दूसरा शब्द वेरिएशंस, विविधताएं, चूँकि ये दोनों साथ साथ चलने वाले हैं। वेरिएशंस क्या है? जहाँ एक और मनुष्य की संतान मनुष्य ही होती है, ये आप जान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक यह भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौमिक सत्य है कि लैंगिक प्रजनन के पश्चात उत्पन्न संतानें कभी एक समान नहीं हो सकती, अर्थात उनमें कुछ न कुछ वेरिएशंस, विविधताएं जरूर देखने को मिलेंगी। एक ही माता पिता की दो संतानें कभी आपस में समान नहीं हो सकती हैं, कुछ न कुछ विविधताएं, वेरिएशंस जरूर देखने को मिलती हैं। इन्हें ही हम विविधताएं कहते हैं। वेरिएशंस जैव विकास में एक कच्चा माल के रूप में साबित होती हैं, अर्थात ये रॉ मटेरियल के रूप में जैव विकास में कार्य करती हैं। तो आगे हम देखते हैं कि वेरिएशंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं। मेनली वेरिएशंस के टू टाइप्स होते हैं। मेनली वेरिएशंस के टू टाइप होते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। विविधताओं के प्रकार। विविधताओं के प्रकार। विविधताएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, सोमैटिक वेरिएशंस। इन्हें कायिक विविधताएं कहा जाता है। इन्हें कायिक विविधताएं कहा जाता है। ये कायिक विविधताएं क्या होती हैं? स्टूडेंट्स, जो सोमैटिक वेरिएशंस अर्थात कायिक विविधताएं होती हैं, ये कायिक विविधताएं वातावरणीय दशाओं और रहन सहन के प्रभाव के कारण से उत्पन्न हो जाती हैं। कायिक विविधताओं का विकास में कोई बड़ा योगदान नहीं होता है। दूसरी, जर्मिनल वेरिएशंस। इन्हें जननिक विविधताएं कहा जाता है। इन्हें जननिक विभिन्नताएं कहा जाता है। ये जो जननिक विविधताएं होती हैं, ये आनुवांशिक पदार्थ अर्थात जेनेटिक मटेरियल में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती हैं, और यह विविधताएं ही वंशागत होती हैं। इन्हीं विविधताओं का ही जैव विकास में
महत्व होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम कि आनुवंशिकी की नींव कैसे पड़ी, जेनेटिक्स की नींव कैसे पड़ी और आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल का जन्म 18 जुलाई 1822, मेंडल का जन्म 18 जुलाई 22 जुलाई 1822 को हुआ था। मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक गिरजाघर के पादरी थे। वहाँ पर उनके गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स उगे हुए थे। उनमें से उन्होंने पी प्लांट दैट मीन्स मटर के पौधे पर इन्होंने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किए। आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग करने के बाद इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले, जो तथ्य निकाले, उन तथ्यों को कोई महत्व नहीं दिया गया। उसका रीज़न सिर्फ ये था कि उस समय डार्विन के विकासवाद की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आकर्षित था। इसलिए मेंडल का जो ये आनुवंशिकता संबंधी कार्य था, ये काफ़ी समय तक उपेक्षित रहा और इनके कार्यों को कोई महत्व नहीं मिला। इनका कार्य 35 वर्षों तक उपेक्षित रहा। 1900 में 3 वैज्ञानिक क्रमशः कार्ल कोरेंस, कार्ल कोरेंस, टी शेरमैक, हुइगो डी ब्रीज, ये 3 वैज्ञानिक थे। कार्ल कोरेंस, टी शेरमैक, हुइगो डी ब्रीज। इन्होंने अलग अलग कार्यों पर आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किए। प्रयोग के दौरान इन्होंने जो निष्कर्ष निकाले, वो निष्कर्ष पहले ही मेंडल बता चुके थे। तो इन 3 वैज्ञानिकों के प्रयोगों के बाद मेंडल को आनुवंशिकता संबंधी श्रेय मिला। तभी से मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का जनक कहा जाने लगा। मेंडल ने अपने उद्यान मटर पाइसम सटाइवम, दैट मीन्स पी
पी प्लांट, इसका बॉटनिकल नेम होता है पायसम सटाइवम। ये बॉटनिकल नेम पायसम सटाइवम। इस पायसम सटाइवम पर आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किए थे। आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग करने के लिए इन्होंने 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था। वो कौन कौन से 7 लक्षण थे, कौन कौन से वो 7 कैरेक्टर थे? पहला कैरेक्टर अर्थात पहला लक्षण तने की लंबाई। दूसरा पुष्प की स्थिति, पोजीशन ऑफ फ्लावर। पोजीशन ऑफ फ्लावर। तीसरा पुष्प का रंग, कलर ऑफ फ्लावर। चौथा बीज की आकृति, शेप ऑफ सीड। पांचवा बीज का रंग, कलर ऑफ सीड। 6 फली की आकृति, शेप ऑफ पॉट। शेप ऑफ पॉट। 7 फली का रंग। ये 7 कैरेक्टर्स थे। इन 7 कैरेक्टर्स को आधार मान करके मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। इन एक्सपेरिमेंट के दौरान मेंडल ने कुछ टर्म्स, शब्दों का यूज किया था। वो कौन कौन से टर्म्स हैं? टर्मिनोलॉजी ऑफ मेंडल। मेंडल की शब्दावलियां। तो मेंडल की कौन कौन सी शब्दावलियां थीं? आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के दौरान मेंडल ने कौन कौन से टर्म्स यूज किए थे? फर्स्ट, जीन। तो जीन क्या है? चूंकि आप जानते हैं कि जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, यानी जीन यानी गुणसूत्र पर स्थित डीएनए का वो भाग जो आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति के लिए, आनुवंशिकता और प्रकटन के लिए, एक्सप्रेशन के लिए उत्तरदायी होता है, जीन कहलाता है। चूंकि मेंडल उस टाइम जीन से अवेयर थे, अर्थात अवगत नहीं थे, इसलिए मेंडल ने अपने प्रयोगों के दौरान जीन शब्द की जगह फैक्टर, कारक शब्द का प्रयोग किया था। दूसरी शब्दावली कौन सी है? हाइब्रिड। हाइब्रिड जिसे हिंदी में संकर कहा जाता है। तो हाइब्रिड क्या होते हैं? देखिए, जब 2 तुलनात्मक जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो जो उत्पन्न संतानें होती हैं
वो हाइब्रिड मीन्स संकर कहलाती है। दो तुलनात्मक जनकों के मध्य जब क्रॉस कराया जाता है या जब संकरण कराया जाता है तो जो संतानें उत्पन्न होती हैं उन्हें संकर कहा जाता है। जैसे कैपिटल टीटी, स्मॉल टीटी। कैपिटल टीटी ये टाल प्लांट, ये शुद्ध लंबा पौधा है। स्मॉल टीटी ये डॉर्फ प्लांट, शुद्ध बौना पौधा है। इनके मध्य जब क्रॉस करा दिया जाता है तो इनके मध्य क्रॉस कराने पर F1 जनरेशन में जो संतानें उत्पन्न होती हैं उन्हें हाइब्रिड कहा जाता है, उन्हें हाइब्रिड कहा जाता है। ये F1 जनरेशन है। इस F1 जनरेशन में ये सब की सब हाइब्रिड संततियां उत्पन्न हुई हैं। कारण ये अपने लक्षण विशेष के लिए शुद्ध नहीं है। हाइब्रिड शब्द का शुद्ध हिंदी मीनिंग आपने सुना होगा, जिसे कहते हैं दोगला। अर्थात संतानें अपने लक्षण के लिए यदि पूर्णतः शुद्ध न हो तो उसे हाइब्रिड बोला जाता है। इसको शुद्ध हिंदी में दोगले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ये तो था संकर, आगे देखना है हाइब्रिडाइजेशन। संकरण क्या है? तो तुलनात्मक जनकों के मध्य संकरण कराने की जो प्रक्रिया है उसे हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। यानी कॉम्परेटिव पेरेंट्स, जो तुलनात्मक जनक, तुलनात्मक जैसे एक कैपिटल टीटी ये शुद्ध लंबा, ये टाल प्लांट है, और ये आपका पेवर डॉर्फ प्लांट है, शुद्ध बौना पौधा है। तो ये एक दूसरे के तुलनात्मक है। तो तुलनात्मक जनकों के मध्य संकरण कराने की प्रक्रिया हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण कहलाती है। और नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होमोजाइगस। जिसे हिंदी में समयुग्मजी कहा जाता है। तो समयुग्मजी होमोजाइगस क्या होता है? जब किसी जीन जोड़ी की दोनों जीन्स समान हो तो उसे समयुग्मजी कहा जाता है। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल टी, स्मॉल आर, ये सभी समयुग्मजी हैं क्योंकि एक जीन जोड़ी की दोनों जीन समान हैं, इसे समयुग्मजी कहा जाता है। दूसरा है हेट्रोजाइगस। विषम युग्मजी क्या है? विषम युग्मजी तो जब किसी जीन जोड़ी के दोनों जीन भिन्न भिन्न हों तो उसे विषम युग्मजी के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये विषम युग्मजी है क्योंकि एक जीन जोड़ी की पहली जीन कैपिटल टी,
दूसरी जीन स्मॉल टी, एक कैपिटल आर दूसरी स्मॉल आर। इसे हेट्रोजाइगस अर्थात विषम युग्मजी कहा जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है और रिसेसिव क्या होता है? प्रभावी लक्षण ये क्या है? देखिए, जब तुलनात्मक जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये आपका टाल प्लांट और ये आपका डार्फ प्लांट, मीन्स ये आपका बौना पौधा है, और ये आपका लंबा पौधा है। तो अगर इसके मध्य हम क्रॉस करा दें तो जो F1 जनरेशन होगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन के ये सभी पौधे जिनमें एक जीन कैपिटल टी, दूसरा स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर कैपिटल टी ये लंबेपन के लक्षण का जीन है, जबकि स्मॉल टी बौनेपन के लक्षण का जीन है। यहाँ पर ये कैपिटल टी लंबेपन का जो जीन है, ये बौनेपन के जीन पर पूर्णतया प्रभावी हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लंबेपन का लक्षण प्रकट हो जाता है, इसलिए इसे प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण छिप जाता है उसे अप्रभावी कहा जाता है। यहाँ पर स्मॉल टी अर्थात बौनेपन का लक्षण पूर्णतया छिप जाता है, इसलिए इसे रिसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी लक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्या है और टेस्ट क्रॉस क्या है, देखते हैं हम। बैक क्रॉस, तो ये बैक क्रॉस क्या है? बैक क्रॉस जब F1 पीढ़ी की संततियों, F1 पीढ़ी की संततियों का संकरण हम जनक पीढ़ी यानी पेरेंट जनरेशन के प्रभावी जनक से करा दें तो उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। देखिए, F1 जनरेशन की जो संततियां हैं वो हाइब्रिड हैं। जैसे यहाँ पर है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्रॉस जनक पीढ़ी के डोमिनेंट यानी प्रभावी पौधे से करा दिया जाए तो इसे बैक क्रॉस कहा जाता है। जैसे
कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया कैपिटल टी कैपिटल टी। ठीक, इन्हें ऐसे अलग करके लिख देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। अब ये हम क्रॉस करा देंगे, ये हो जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है आपका बैक क्रॉस। क्या है? बैक क्रॉस। तो फिर से देख लेते हैं कि बैक क्रॉस क्या है। बैक क्रॉस का मतलब F1 पीढ़ी की संतानें, F1 पीढ़ी की संतानें हाइब्रिड होती हैं। तो F1 पीढ़ी की संकर संततियों का संकरण जनक पीढ़ी के हम प्रभावी से अर्थात डोमिनेंट प्लांट से करा देते हैं, उसे बैक क्रॉस कहा जाता है। नेक्स्ट है टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट टेस्ट क्रॉस। इसे परीक्षण संकरण भी कहा जाता है। तो परीक्षण संकरण क्या है? देखिए, परीक्षण संकरण का मतलब यदि F1 पीढ़ी की संतानों का संकरण हम जनक पीढ़ी के अप्रभावी से करा दें तो उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। जैसे F1 पीढ़ी की संतानें कैपिटल टी स्मॉल टी, जनक पीढ़ी के अप्रभावी ये है स्मॉल टी स्मॉल टी। ये कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये क्रॉस हम करा देंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी, ये हो गया स्मॉल टी स्मॉल टी। इसे कहा जाता है टेस्ट क्रॉस, यानी दैट मीन्स परीक्षण संकरण। तो परीक्षण संकरण क्या है फिर से देख लेते हैं। F1 पीढ़ी की जो संकर संतानें हैं उनका संकरण अगर हम जनक पीढ़ी के अप्रभावी से करा दें तो इसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। नेक्स्ट लास्ट टर्मिनोलॉजी, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्रॉस, इसे कहा जाता है व्युत्क्रम संकरण। तो व्युत्क्रम संकरण क्या होता है? रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है? आनुवंशिकता संबंधी प्रयोगों में अगर हम पेरेंट्स की अर्थात जनकों की अदला बदली कर दें तो उसे रेसिप्रोकल क्रॉस के नाम से जाना जाता है। जैसे पहले प्रयोग में अगर हम यहाँ, ये है आपका मादा पौधा ए और दूसरा है यहाँ पर नर ए। अब दूसरे प्रयोग में, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम नर को ए रूप में लिखें और मादा को ए के रूप में लिखें तो इसे कहा जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। तो वंशागति संबंधी प्रयोगों में यदि जनकों की अदला बदली कर दी जाए तो उसे रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम क्रॉस कहा जाता है। जैसे पहले प्रयोग में यहाँ मादा पौधे के रूप में हमने ए लिया है और यहाँ नर को ए, दूसरे प्रयोग में इसको जस्ट हम बदल लेते हैं, नर है ए, मादा है ये। थैंक्स।